गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11। हम आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं बैक्टीरिया, जिसमें पिछली क्लास में हम आपको प्लाज्मेट तथा जीवाणुओं में पोषण और जीवाणुओं में श्वसन आदि चीज़ों को पढ़ाया था। आज हम आपको उसी के आगे पढ़ाएंगे जीवाणुओं में जनन, यानी कि जीवाणुओं में जनन किस प्रकार से होता है, जिसे आज सभी लोग आप लोग जानेंगे। जीवाणुओं में जनन यानी कि रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं में जनन यानी कि आप सभी जानते हैं कि अपनी संतति, अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए या अपने वंश को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव जंतु जनन क्रिया करते हैं, जिससे उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चलती रहती है। यानी कि वह अपने जैसे ही एक संतान उत्पत्ति करते हैं, जब वह खत्म हो जाते हैं तो उनकी संतान उत्पत्ति फिर अपने जैसी संतान उत्पन्न करती है। इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है और इसी को हम जीवाणुओं में जनन कहते हैं। तो आप सभी लोगों ने जीवाणुओं में जनन हेडिंग डाल ली होगी। अब उसके आगे आप लोग लिखेंगे ये जीवाणुओं में जनन कैसे होता है तथा ये कितने प्रकार का होता है। तो देखिए, लिखेंगे जीवाणुओं में जनन मुख्य रूप से, जीवाणुओं में जनन मुख्य रूप से वर्धी तथा अलैंगिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। जीवाणुओं में जनन मुख्य रूप से वर्धी तथा अलैंगिक विधियों द्वारा संपन्न होता है। जीवाणुओं में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है, यानी कि आप सभी जैसा कि जानते हैं कि लैंगिक तथा अलैंगिक दो प्रकार के जनन होते हैं, लेकिन जो जीवाणु है तो जीवाणु में जो लैंगिक जनन है वह नहीं होता है। तो कौन सा जनन होता है? अलैंगिक जनन। तो लिखा कि आपने जीवाणुओं में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। जीवाणुओं की कुछ जातियों में अनुवांशिक पुनर्योजन पदार्थ का विनिमय होता है। जीवाणुओं की कुछ जातियों में अनुवांशिक पुनर्योजन पदार्थ का विनिमय होता है। नंबर 1, तो ये कई प्रकार का होता है। तो नंबर 1 इसी के अंतर्गत हम लिखेंगे कायिक, यानी कि वर्धी जनन। कायिक इसी का अंतर्गत है कायिक, जिसे हम कहते हैं वर्धी जनन, यानी जिसे हम कहेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन नंबर फर्स्ट होगा आपका। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस प्रकार का होता है ये समझे। यानी कि जीवाणु में इस प्रकार का जनन विखंडन तथा मुकुलन के द्वारा होता है। जैसे कि कोई चीज जैसे ये है और इसका क्या हो जाए, विखंडन हो जाए, यानी कि जगह जगह से क्या हो जाए, टूट जाए। तो जब विखंडन हो जाती है तो एक प्रकार से होता है तथा मुकुलन, जैसे ये है और इसमें क्या होने लगे, मुकुलन होने लगे। इस प्रकार से जैसे हम सभी जानते हैं, तो ये जीवाणुओं में जो कायिक वर्धी जनन होता है उसमें विखंडन तथा मुकुलन विधियों द्वारा होता है। तो हम इसके बारे में स्पष्ट आपको करा दें। उसके अंतर्गत हेडिंग लिखेंगे नंबर 1 द्विविखंडन द्वारा। नंबर 1 डालेंगे द्विविखंडन द्वारा, यानी कि द्विविखंडन द्वारा क्या, जनन। द्विविखंडन द्वारा जनन बाई बाइनरी फिशन इसे कहते हैं। द्विविखंडन द्वारा लिखेंगे यह समस्त जीवाणुओं में
समस्त जीवाणुओं में जनन की मुख्य एवं सामान्य विधि है। यह समस्त जीवाणुओं में जनन की मुख्य एवं सामान्य विधि है। अनुकूल परिस्थितियों में जीवाणु कोशिका अपने आकार को बढ़ाती है। जीवाणु कोशिका अपने आकार को बढ़ाती है। ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। ये दो भागों में विभक्त हो जाता है और ये अपने भाग में वृद्धि करके जनन प्रारंभ कर देते हैं। अपने भाग में वृद्धि करके जनन प्रारंभ कर देते हैं। जैसे कोलाई नंबर दूसरा मुकुलन द्वारा बाई बडिंग। तो जब ये द्वारा कि जैसे कोई चीज टूटती है, जैसे ये हमने बताया, जैसे ये टूट गया तो अब इतने टुकड़े हो गए आपके ये, तो ये सब क्या है, इतने भाग हैं। ये सब फिर भाग वृद्धि करेंगे और वृद्धि करके फिर जनन करेंगे, फिर विघटन करेंगे। इस प्रकार से क्रिया चलती रहेगी। अब आया यहाँ पे क्या हमने क्या बताया आपको, मुकुलन द्वारा। इसे हम क्या करेंगे, बाई बडिंग। अब देखिए मुकुलन द्वारा इस प्रकार से होता है कि जैसे आपकी कोई चीज है, जैसे आपने गुलाब का डंडी देखी, कुछ समय के बाद यहाँ पे फूल निकलता है। यहाँ इसी प्रकार से एक जीवाणु है, तो ये यहाँ पे मुकुलन करने लगा। तो ये मुकुलन भाग क्या होता है, ये पृथक हुआ, बड़ा हुआ, फिर बड़ा होगा, ये अलग हो गया, फिर दोनों रिप्रोडक्शन क्रिया करेंगे। इस प्रकार से क्रिया करते रहेंगे, तो इसी को हम मुकुलन द्वारा कहते हैं। तो लिख लें इसमें जीवाणु कोशिका में एक कलिका समान संरचना निकलती है। देखिए एक जीवाणु कोशिका है और इसमें कलिका समान संरचना निकल रही है। कलिका समान संरचना निकलती है जो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रकीय पदार्थ युक्त होती है। जो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रकीय पदार्थ युक्त होती है। पूर्ण विकसित हो जाने पर ये कलिका जनक शरीर से पृथक हो जाती है। पूर्ण विकसित हो जाने पर ये कलिका जनक शरीर से पृथक हो जाती है और कोशिका की भांति कार्य करने लगती है। जैसे बिगडी बैक्टीरियम, बिगडी बैक्टीरियम, हाइपोमाइक्रोबियम, हाइपोमाइक्रोबैक्टीरियम। तो ये आपके दो प्रकार के थे, कायिक जनन, और हमने एक और बताया आपको कि दो प्रकार से होता है, कायिक जनन तथा दूसरा अलैंगिक जनन, और लैंगिक जनन इसमें नहीं होता। तो दूसरी हेडिंग तो इसके बाद की है नंबर 1 और दूसरी हेडिंग है नंबर 2, जिसका नाम है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसे कहते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन।
नोट कर लें सभी लोग कि अलैंगिक जनन क्या है। तो इसे हम आपको बता रहे हैं, यानी नोट करें। तो देखेंगे जीवाणुओं में अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों के द्वारा संपन्न होता है। जीवाणुओं में अलैंगिक जनन निम्नलिखित विधियों के द्वारा संपन्न होता है। नंबर 1 इसके अंतर्गत लिखेंगे अंतः बीजाणुओं द्वारा। नंबर 1 लिखेंगे अंतः बीजाणुओं द्वारा। अंतः बीजाणुओं द्वारा बाई एंडोस्पोर्स। एंडोस्पोरिस। तो देखिए यानी कि अंतः बीजाणुओं द्वारा किस प्रकार से हो रहा है ये समझेंगे। लिखें बैसिलस तथा क्लास्ट्रीडियम प्रकार के जीवाणुओं की बैसिलस तथा क्लास्ट्रीडियम प्रकार के जीवाणुओं की प्रत्येक कोशिका से केवल एक अंतः बीजाणु संपन्न होता है। अंतः बीजाणु ही उत्पन्न होता है। ये बीजाणु जीवाणुओं के मध्य भाग में अथवा एक किनारे के पास उपस्थित होते हैं प्रतिकूल परिस्थिति में जीवाणु कोशिका का जीवद्रव संकुचित होकर गोलाकार हो जाता है जिसके चारों ओर एक कड़ी प्रतिरोध भित्ति बन जाती है तथा उसमें डीएनए द्विगुणन द्वारा एक लंबे अक्षीय केंद्रिका का निर्माण होता है। तो देखेंगे किस प्रकार से निर्माण हो रहा है, वो भी बता रहे हैं आपको, जिसमें आपको ये डायग्राम बनाना है। देखिए ये जैसे इसका ये है बाह्यचोल, ये बीजाणुचोल, ये इसका बलकोट है, और ये जो खाली स्थान है ये वायु से भरा हुआ है, ये इसकी कोशिका भित्ति है, कोशिका कला, ये है कोर भित्ति, और जो ये आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कोशिका द्रव। तो ये बीजाणु की विस्तृत संरचना है। लिख लेंगे बीजाणु की
अंतःबीजाणु की विस्तृत संरचना। नोट कर लीजिए, तो आपने देखा है इस तरीके से जो बाहरी आवरण दिखाई दे रहा है वह बाह्यचोल तथा जो अंदर का आवरण दिखाई दे रहा है उसे हम कहते हैं बीजाणुचोल। तथा ये जो आप देख रहे हैं इसमें ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इस तरीके से इसे हम कहते हैं बल्कोट। और जो खाली स्थान दिखाई दे रहा है ये आपको ये यानी कि वायु यहाँ पर भरी हुई है, इसे वायु के कहा गया। ये कोशिका कला है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से जो बना हुआ है ये है कोशिका कला। और इसकी जो ये भित्ति बनी हुई है इसे हम कहते हैं कोर भित्ति। और ये इसका जो इस तरीके से आप देख रहे हैं इसे हम कहते हैं कोशिका कला। तो इस पूरी संरचना को हम कहते हैं अंतःबीजाणु की संरचना, अंतःबीजाणु की विस्तृत संरचना। और यहाँ पर आपको सभी लोगों को बनाना है अंतःबीजाणु की विस्तृत संरचना। बना लीजिए। सभी का बन गया होगा। तो अब इसी की पहली संरचना तो ये थी, आपकी दूसरी है कोनोडिया, कोनिडिया या कर्णाद्वारा। दूसरा है पॉइंट हमारा कोनोडिया या कर्णा द्वारा, कोनिडिया या कर्णा द्वारा। तो वाई कोनिडिया, इसे हम कहेंगे वाई कोनिडिया। तो कोनिडिया क्या है ये समझेंगे आप लोग कि कुछ तंतुमय जीवाणुओं के तंतुओं में कुछ तंतुमय, यानी कि तंतु क्या होता है आप देख सकते हैं बीजाणु रचना में इस तरीके की एक हुक में एक संरचना लटक रही थी पूंछ जैसी, उसे हम तंतु कहते हैं। तो कुछ तंतुमय बीजाणुओं के तंतुओं में अनुप्रस्थ भित्तियां बनने से श्रृंखला में कर्णा बनते हैं, श्रृंखला में कर्णा बनते हैं। इसीलिए इसे कर्णाधार कहते हैं, इसीलिए इसे कर्णाधार कहते हैं। जब ये बन जाते हैं तो सुनेंगे, जब ये बन जाते हैं तो ये अंकुरित होते हैं और ये क्या बन जाते हैं, नए जीवाणु बन जाते हैं। तो जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीस, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसीस, इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसीस। तो ये आपका क्या था, कोनिडिया या कर्णा द्वारा। अगली है चल बीजाणु द्वारा, अगली है चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु द्वारा, चल बीजाणु द्वारा यानी कि बाई जू स्पोर, बाई जू स्पोर, चल बीजाणु द्वारा बाई जू स्पोर। इसमें देखेंगे कुछ जीवाणुओं में चल बीजाणुओं का निर्माण होता है, कुछ जीवाणुओं में चल बीजाणुओं का निर्माण होता है जिसमें नए जीवाणु बनते हैं, जिसमें नए जीवाणु बनते हैं। जैसे राइजोबियम, जैसे राइजोबियम, जैसे राइजोबियम। तो ये था आपका चल बीजाणु द्वारा। इसके बाद है पुटी द्वारा, तो चौथा है उसका नाम है पुटी द्वारा। पुटी द्वारा जिसे हम कहेंगे बाइकास्ट, बाइकास्ट, पुटी द्वारा बाइकास्ट। इसमें लिखेंगे कुछ जीवाणुओं में कोशिका के चारों तरफ, कुछ जीवाणुओं में कोशिका के
चारों तरफ एक मोटी भित्ति निर्मित हो जाती है, एक मोटी भित्ति निर्मित हो जाती है, जिससे कोशिका एक पुटी के रूप में बदल जाती है, जिससे कोशिका एक पुटी के रूप में बदल जाती है। और अनुकूल परिस्थिति आने पर वातावरण में अंकुरित होकर अंकुरित होकर नए जीवाणुओं को उत्पन्न करती है, जैसे एजेटोबैक्टर, तो आपने ये आज पढ़ा, इसके दो जनन होते हैं, कौन कौन से? वर्धी जनन और अलैंगिक जनन। अब इसके बाद इसका होगा लैंगिक जनन, जो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।